So hello everyone, welcome to my channel. Those who are watching this video for the first time, my name is Parv Gupta and I am second year MBBS student at Government Institute of Medical Sciences, Greater Noida. And I am making this video for the new budding NEET aspirants who have just finished their 10th class and have entered in 11th and are aspiring to give NEET in 2027. So I would be giving a complete guide for how to proceed, how to prepare for the NEET 2027, which books you need to read, which coaching you need to go, and how to proceed step by step. So let's begin. So most of you have started 11th in February March 2025 because 10th आपके ख़त्म हो गए थे मार्च में और अब आपने 11th मार्च में शुरू कर दी होगी. तो अगर आप नीट देने की सोच रहे हैं तो आपको एक कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी बिकॉज कोचिंग गिव्स यू अ प्रॉपर डायरेक्शन एज इट इज़ नीट ओरिएंटेड. तो कोचिंग क्यों ज्वाइन करना ज़रूरी है, क्योंकि कोचिंग में जो मॉड्यूल्स होती है उनकी वो जो MCQ बैंक होता है वो नीट बेस्ड होता है, प्लस जो वो पढ़ाते हैं जो उनका जो करिकुलम है कोचिंग वालों का वो प्रॉपरली नीट बेस्ड है. जो नीट पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स पे ज़्यादा एम्फोसिस दिया जाता है, प्लस जो उनके टेस्ट्स हैं वो भी नीट बेस्ड होते हैं. लेकिन अगर आप स्कूल या सिर्फ ट्यूशन से करेंगे तो वो नीट बेस्ड नहीं होता है, वो बोर्ड बेस्ड होता है जो CBSE बोर्ड्स के लिए, एंड हो सकता है वो आपकी नीड्स को कैटर ना कर पाए, आपको एक्स्ट्रा टाइम अलग से देना पड़े. कोचिंग आपको इन चीज़ों में हेल्प करता है, आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करता है और आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन देता है. तो आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो लाइक आकाश, LN और PW और एनी अदर कोचिंग विच आर अवेलेबल इन योर लोकेलिटी. Talking about myself, I took coaching from Akash Janakpuri, New Delhi for 2 years, 2021 to 2023, like 11th and 12th. एंड मैंने ऑनलाइन मोड लिया था क्योंकि उस टाइम 2021 पे कोविड था तो लॉकडाउन था हर जगह, सो देयर वाज ओनली वन ऑप्शन फॉर ऑनलाइन. बट अब क्योंकि ऐसा नहीं है, सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, सो आई वुड से कि आप लोग ऑफलाइन मोड लो. अगर आपको लगता है कि आपकी लोकेलिटी में कोई अच्छी ब्रांचेस नहीं है और आपको लगता है कि थोड़ा सा आपको लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है तो आप ऑनलाइन मोड ले सकते हो, बट ट्राई करो कि लोकेलिटी में आपको मिल जाए एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट. नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन आप ले सकते हो, या फिर एक और ऑप्शन है कि आप वहाँ पे जहाँ पे भी आप कोचिंग ले रहे हो वहाँ पे आप PG लेके भी रह सकते हो. बट प्रेफर करना ऑफलाइन मोड लो और अच्छी ब्रांच से आप तैयारी करना, ठीक है. अब एक बार आपने कोचिंग में एनरोलमेंट ले ली, उसके बाद आपको क्या करना है तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आपको कैसे प्रोसीड करना है अपनी प्रिपरेशन के लिए. जब आप कोचिंग में एनरोल करोगे तो आपकी वहाँ लेक्चर्स होंगे एक पर्टिकुलर टाइम पे. फॉर एग्जांपल मैं ये बताऊंगी अपनी जर्नी से रिलेट करते हुए. तो जो मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी, मैंने ली थी इवनिंग कोचिंग. वीकडेज़ में मेरी कोचिंग होती थी जैसे मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे 4 to 7:30 PM शाम को होती थी. तो मैं क्या करती थी, मैं पहले लेक्चर्स अटेंड करती थी 4 to 7:30 PM. उसके बाद लेक्चर्स अटेंड कर लिए 4 to 7:30 PM. मैं ये अपना एग्जांपल लेके बता रही हूँ. आपके लेक्चर्स हो सकते हैं सुबह शेड्यूल हो, कुछ लोग सुबह की कोचिंग लेते हैं, कुछ लोग शाम की लेते हैं, जैसे आपको बेटर लगे. जब आप लेक्चर अटेंड कर लो उसके बाद लेक्चर जब आप अटेंड कर रहे हो तब आप एक नोट्स रजिस्टर ज़रूर बनाना. जो सर आपको क्लास में बता रहे हैं उसके नोट्स ज़रूर बनाना, ठीक है. नोट मेकिंग इज़ मस्ट, वेरी वेरी मस्ट, ठीक है. जो भी सर क्लास में इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं, फार्मूलाज लिखवा रहे हैं, क्वेश्चंस करवा रहे हैं, उसके आप एक रजिस्टर ज़रूर बनाना. और तीनों सब्जेक्ट्स के लिए 3 अलग अलग रजिस्टर बनाना, जैसे फिज़िक्स के लिए अलग, केमिस्ट्री के लिए अलग और बायोलॉजी के लिए अलग, और उनको मेंटेन करना. लेक्चर्स अटेंड करने के बाद जब आप घर जाओगे रेस्ट करना, डिनर करना, ठीक है, थोड़ा सा 2-3 घंटे का रेस्ट लेना. और फिर जब आप पढ़ने बैठोगे तब आप जो क्लास नोट्स आपने क्लास में बनाए थे उनको रिवाइज़ करना. रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी क्लास में पढ़ाया गया है उसे घर पे जाके दोबारा से रिवाइज़ करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो सके. तो घर जाने के बाद रेस्ट करने के बाद यू शुड रिवाइज दोज क्लास नोट्स एंड प्रेफर राइटिंग वेयर एवर पॉसिबल. हो सकता है क्लास में सर जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं तो हॉच पॉच, मतलब बहुत ही क्लमजी मैसी नोट्स बने, तो घर के लिए एक अलग रजिस्टर रख लो जिसमें यू कैन फेयर आउट दोज क्लास नोट्स. रीडिंग से ज़्यादा राइटिंग प्रेफर करना, क्योंकि आई बिलीव कि राइटिंग इज़ 10 times रीडिंग. अगर आप लिख के कोई चीज़ याद करते हो तो वो उसकी ग्रास्पिंग पावर, उसकी लर्निंग पावर, जो रिटेंशन पावर है हमारे माइंड की, वो बढ़ जाती है. तो प्रेफर करना कि जो क्लास नोट्स आपने लिखे थे अगर वो थोड़े से मैसी हैं तो उनको आप दोबारा से दूसरे रजिस्टर में लिख के याद कर सकते हो, वरना आप रीड कर सकते हो, जैसे आपका चॉइस है. एक बार जब आपने क्लास नोट्स अपने रिवाइज़ कर लिए, आपने फार्मूलाज लिख लिए, आपने फार्मूलाज लिख के याद कर लिए, आपने क्लास नोट्स पढ़ लिए, आपने कंसेप्ट क्लास नोट्स से समझ लिया, आपने रिकॉल कर लिया कि टीचर ने आपको क्या पढ़ाया था, उसके बाद आप सेम कॉन्सेप्ट या तो NCERT से पढ़ो या मॉड्यूल से पढ़ो.
अब शुरुआत में क्या होगा, जैसे व्हेन यू विल एंटर, जब आपने 11th एंटर करा, अप्रैल मई अभी गुजर चुका है, अभी जून चल रहा है, तो आपने नोटिस किया होगा अभी बेसिक्स पढ़ा रहे होंगे, लाइक फिजिक्स में अभी आपको बेसिक्स पढ़ा रहे होंगे, सॉरी, लाइक यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, फिजिकल वर्ल्ड, वेक्टर्स, ठीक है, वो एनसीईआरटी में अच्छे से नहीं दिया हुआ है। तो एक बार आपने नोट्स पढ़ लिए तो उन जो बेसिक टॉपिक्स हैं उनको आप मॉड्यूल से रिवाइज़ कर सकते हो। और अगर आपके मेन सब्जेक्ट शुरू हो चुके हैं, जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, या फॉर एग्जांपल बायोलॉजी लेते हैं, लाइक लिविंग वर्ल्ड शुरू हो चुका है, तो आप नोट्स के बाद सीधा एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो। अगर क्योंकि स्टार्टिंग है, एनसीईआरटी आपको टफ लग रही है समझने में, तो आप पहले मॉड्यूल पढ़ सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट कि एनसीईआरटी की रीडिंग शुरू से रखना। मोस्टली बच्चे क्या गलती करते हैं, जो गलती मैंने भी की थी, एनसीईआरटी बिल्कुल लास्ट में पढ़ते हैं, जब उनकी 12th ख़त्म होने वाली होती है या 12th के मिड में स्टार्ट करते हैं, और 11th की एनसीईआरटी फिर कवर नहीं हो पाती है। एंड यू ऑल नो कि नीट इज़ टोटली एनसीईआरटी बेस्ड, राइट। सो एनसीईआरटी की रीडिंग अगर आप शुरू से रखोगे तभी आप एनसीईआरटी को 3-4 बार पढ़ पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले लेक्चर्स अटेंड करना है, फिर आपको उन लेक्चर्स के क्लास नोट्स को रिवाइज करना है घर जाके, एंड देन आपको वो कॉन्सेप्ट या तो एनसीईआरटी से या मॉड्यूल से, जैसे आपको ठीक लगे, आपको वो रिवाइज करना है। आपका प्राइमरी फोकस क्या होना चाहिए कि आपको अभी बेसिक कंसेप्ट्स बनाने हैं, क्योंकि आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, अभी आपके पास पूरे 2 ईयर्स है प्रिपरेशन के लिए, तो आपको अपने कंसेप्ट्स, अपना कोर फाउंडेशन बनाने में अभी मेन फोकस रखना है। दूसरा फोकस क्या होना चाहिए कि आपको एनसीईआरटी बिगनिंग से पढ़ना है, जैसे मैंने आपको बोला था। अगर आप एनसीईआरटी बिगनिंग से पढ़ोगे तभी आप बार बार रिवीजन में एनसीईआरटी पढ़ोगे और आपकी एनसीईआरटी पक्की होती जाएगी, एंड योर शॉर्ट टर्म मेमोरी विल कन्वर्ट टू लॉन्ग टर्म मेमोरी आफ्टर यू हैव डन दिस 3 स्टेप्स, ठीक है। आपने नोट्स भी पढ़ लिया, आपने एनसीईआरटी मॉड्यूल्स भी पढ़ लिया, देन सॉल्व द एमसीक्यूज़ फ्रॉम द बिगनिंग लेवल। फॉर एग्जाम्पल, अब ऑब्वियसली जब आपने कोई कंसेप्ट पढ़ा है तो उसका असेसमेंट भी ज़रूरी है कि आपको वो कंसेप्ट कितना समझ में आया। सो हाउ यू विल असेस, बाय सॉल्विंग द एमसीक्यूज़। तो इफ़ यू विल सी, हर कोचिंग के मॉड्यूल में लेवल वाइज एमसीक्यूज़ प्लेस्ड होते हैं। इन चैप्टर प्रैक्टिस एमसीक्यूज़, चैप्टर के बीच में पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज़ होते हैं, एंड चैप्टर के एंड में फुल चैप्टर के एमसीक्यूज़ होते हैं, जैसे लेवल 1 सेक्शन ए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड सो ऑन। तो क्योंकि आपने फ़र्स्ट टाइम ये चैप्टर पढ़ा, फर्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट को समझा है, और आपको अपना मोराइल नहीं गिरने देना है, तो सबसे पहले ही आप हार्ड क्वेश्चन पे मत जंप करना। धीरे धीरे करके लेवल वाइज आप एमसीक्यू सॉल्व करना। सबसे पहले सबसे इजी एमसीक्यू सॉल्व करना, फिर धीरे धीरे करते करते अगर आपके एमसीक्यू सॉल्व होते जा रहे हैं, देन धीरे धीरे करके आप डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ा सकते हो। सो माय एडवाइस इज़ कि पहले आप चैप्टर के बीच में जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ हैं उनको आप सॉल्व करो, उसके बाद आप लेवल 1 सॉल्व कर सकते हैं, देन यू कैन सॉल्व लेवल 2, एंड अगर आपके मॉड्यूल में लेवल 3 भी है उसके बाद आप जा सकते हैं। मेरी एक एडवाइस और है कि जो बहुत बच्चे करते हैं, 99% बच्चे क्या करते हैं, आंसर्स को ना मॉड्यूल में मार्क करते हैं, वो आप मत करना। डोंट मार्क द आंसर्स इन योर मॉड्यूल। इसके लिए आप एक सेपरेट रजिस्टर बनाओ और उसमें आप ऑप्शंस लिखो। इसके 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो एक कि अगर आप उस नोटबुक में मार्क करोगे अलग से, तो आप सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपने एक बार पहले से मॉड्यूल में मार्क कर दिया तो आप वो सेम सेट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने आंसर ऑलरेडी मार्क कर रखा है। दूसरा फ़ायदा ये है कि चेकिंग में आसानी रहती है। जब आप एक ही पेज पे सारे ऑप्शंस लिख दोगे तो लास्ट में आंसर की से मैच करने में बहुत आसानी हो जाती है और आपका काफ़ी टाइम बच जाता है। तो आंसर्स को मॉड्यूल में मत मार्क करना, उसके लिए एक सेपरेट रजिस्टर बना लेना। अब उसके बाद जब आपने एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, पहले पूरे सेक्शन के एमसीक्यू सॉल्व करना। ऐसा नहीं कि एक एमसीक्यू किया और एक एमसीक्यू चेक किया, उसमें बहुत टाइम लगेगा। पहले एक पूरा सेक्शन आप सॉल्व कर लो, एंड देन पूरे सेक्शन को एक साथ आंसर की से आप मैच कर सकते हो। फिर आप देखो कि कौन कौन से एमसीक्यूज़ आपकी गलत हुए, आप मार्क कर लो कौन कौन से एमसीक्यू गलत हुए। देन गो बैक टू द क्वेश्चन, देखो कि क्या आपने गलती करी, क्या वो एक सिली मिस्टेक था, क्या आपको कंसेप्ट, आपका फॉर्मूला मिस्टेक था, या आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आया इसलिए आपने मिस्टेक की। फॉल्ट देखो, सॉल्यूशन देखो कि एक्चुअल में वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, और दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश करो। दिस इज़ द एनालिसिस पार्ट। आपने देखा आपने एमसीक्यू गलत किया, देन आप उस कंसेप्ट को दोबारा पढ़ोगे अगर कंसेप्चुअल मिस्टेक है, एंड देन यू विल ट्राई टू सॉल्व इट अगेन। अगर फिर भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है, सो आस्क डाउट्स फ्रॉम योर टीचर। जो डाउट क्लासेस होती हैं उसमें आप वो डाउट पूछ सकते हो। ऑल्सो शुरू से मैं आपको जो जो चीज़ें मैंने एंड में जाके करी है ना, वो मैं चाहती हूँ कि आप वो चीज़ें शुरू से करो ताकि आप एक एज पे रहो, ठीक है। एक मिस्टेक रजिस्टर ज़रूर बना के रखना फ्रॉम द स्टार्टिंग। आई एम सेइंग फ्रॉम द स्टार्टिंग। चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज जो भी तुमने गलती करी है प्रैक्टिसिंग में, वो गलतियाँ तुम ज़रूर एक मिस्टेक रजिस्टर में लिख लो।
सो दैट वो मिस्टेक्स तुम आगे रिपीट ना करो। और कोई भी कोचिंग टेस्ट से पहले उस मिस्टेक रजिस्टर में जितने भी तुमने कंसेप्चुअल मिस्टेक्स या फॉर्मूला मिस्टेक्स करे हैं वो सारे तुम पढ़ सको, ठीक है। तो मिस्टेक रजिस्टर ज़रूर बना लेना, उससे क्या होगा कि जो तुमने मिस्टेक्स ऑलरेडी करी है वो तुम दोबारा नहीं करोगे। तो ये एक चैप्टर का मैंने आपको फ्लो चार्ट बता दिया है, ठीक है। शुरू से मैं एक समराइज़ कर देती हूँ फटाफट। आपने क्लास अटेंड करी, आपने क्लास में उसके क्लास नोट्स बनाए, घर जाके आपने उन क्लास नोट्स को फेयर आउट किया बाय राइटिंग एंड रिवाइज़ किया। उसके बाद आपने उस कंसेप्ट को एनसीईआरटी या मॉड्यूल से पढ़ा एंड देन उस कंसेप्ट को या उस चैप्टर को असेस किया थ्रू योर एमसीक्यूज़। फिर आपने देखा कि आपके कौन से एमसीक्यूज़ गलत हैं। उन एमसीक्यूज़ में आपने एनालाइज़ किया कि वेदर इट इज़ अ कंसेप्चुअल मिस्टेक और सिली मिस्टेक। उस कंसेप्ट को वापस दोबारा जाके आपने पढ़ा, दोबारा आपने सॉल्व किया, और जो आपने वो गलती करी थी आपने एक सेपरेट मिस्टेक रजिस्टर में वो गलती आपने नोट डाउन कर ली और उसका कंसेप्ट भी आपने नोट डाउन कर लिया। ये जो मैंने अभी समराइज़ किया है, इस साइकिल को आप कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहिए फॉर एवरी टॉपिक, एवरी चैप्टर एंड एवरी सब्जेक्ट। तीनों सब्जेक्ट्स के लिए, चाहे बी इट फिज़िक्स, बी इट केमिस्ट्री एंड बी इट बायोलॉजी, तीनों के लिए ये साइकिल आपको फॉलो करना है। मेरी एक्स्ट्रा जो टिप्स हैं वो ये है कि डोंट मिस एनी ऑफ द टेस्ट्स इवन इफ़ योर बैकलॉग इज़ प्रेजेंट। क्यों बहुत बच्चे क्या करते हैं कि पर्टिकुलर चैप्टर्स का टेस्ट है एंड उनका वो चैप्टर प्रिपेयर होता नहीं है, सो दे मिस दोस टेस्ट्स। बट आई वुड सजेस्ट कि टेस्ट्स को मिस ना करो। क्यों? क्योंकि टेस्ट देने से एक तो आपको एक्सपीरियंस गेन होगा, आपको पता चलेगा कि टेस्ट की कैसे देना है, उस एनवायरनमेंट में क्या स्ट्रेस लेवल होता है, एंड आप उस एनवायरनमेंट से सिमुलेट हो जाओगे। आप ये देख पाओगे कि आप कहाँ पर हो। आपकी चाहे जितनी भी तैयारी है, आप अगर वो टेस्ट दोगे, कम से कम आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, और आपको ये पता चलेगा कि स्टडी मेथड्स में क्या चेंज करना ज़रूरी है। जैसे आप फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर स्टडी मेथड से पढ़ते हो, जैसे ये मेरा जो मैंने आपको इसमें बताया है, ये मेरा स्टडी मेथड था, दिस वाज माय मेथड, और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम किया। हो सकता है कि जो मैंने मेथड बताया वो सबके लिए काम ना करे, तो अगर आपके टेस्ट्स में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आप अपने हिसाब से भी मेथड को थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हो। बट आई कैन गारंटी कि ये मेथड 90% केसेस में ज़रूर काम कर जाएगा। If you want to make some changes, you can make after evaluating your marks basis on your test. जो टेस्ट में आपके मार्क्स आ रहे हैं उस बेसिस पे आप चेंजेस कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग, क्योंकि अभी स्टार्ट हुई है जर्नी, अभी 2 साल हैं, बहुत सारे क्लास टेस्ट होंगे, बहुत सारे टर्म टेस्ट होंगे, तो बार बार टेस्ट दे के यू कैन एक्सपेरिमेंट कि कौन सा स्टडी मेथड आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, फिर उसके बेसिस पे कंसेप्ट्स पढ़ते हैं। तो नए नए स्टडी टेक्निक्स को एक्सप्लोर करते रहना। ट्राई न्यू स्टडी टेक्निक्स, न्यू वेज ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यूज़। नए अभी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, सो यू कैन एक्सपेरिमेंट कि कौन सा टेक्निक ज़्यादा बेटर रहेगा तुम लोगों के लिए। और जैसे जैसे जो तुम्हें लगे टेस्ट इवैल्यूएशन के बाद कि ये टेक्निक सबसे बेस्ट है और इससे तुम्हारे सबसे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, वो टेक्निक को तुम फॉलो करना। और इवैल्यूएट कैसे करोगे? बाय गिविंग टेस्ट्स। तो टेस्ट्स को मिस मत करना। 3-4 मंथ्स के बाद एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट कर लेना और उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना, ठीक है। ज़्यादा टाइम मत लगाना, मैक्स टू मैक्स तुम 7-8 महीने ले सकते हो। 7-8 महीने में तुम्हें पता चल जाएगा कि विच स्टडी टेक्निक एंड विच टेक्निक ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यू इज़ बेस्ट फॉर यू। एंड 7-8 महीने में तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि तुम्हें पहले बायो सॉल्व करनी है कि पहले फिजिक्स सॉल्व करनी है कि पहले केमिस्ट्री सॉल्व करनी है। एक्सपेरिमेंट करते करते 7-8 महीने में एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी बना लेना और उस स्ट्रेटेजी को कंसिस्टेंटली एंड तक फॉलो करना हर टेस्ट में, फिर चेंज मत करना, ठीक है। उस स्ट्रेटेजी में तुम्हें अपने आप को फिर मास्टर करना है, अपने आप को पहले से और बेटर करना है। ग्रे एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना और उनको ठीक करने की कोशिश करना। जो भी तुम्हारे बैकलॉग्स बचते हैं उनको हॉलीडेज़ पे करना, ठीक है। हो सकता है कभी कभी लाइक तुम बीमार पड़ जाते हो या कुछ अनफॉर्चुन सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, कुछ बहुत टायरिंग डेज हो जाते हैं जब काम बच जाता है, तो कोशिश करो उन बैकलॉग्स को तुम संडेज़ को कंप्लीट करो, डेली बेसिस पे ना करके। क्योंकि अगर तुम डेली बेसिस पे बैकलॉग कंप्लीट करने बैठोगे तो जो करंट सिलेबस चल रहा है वो आगे भाग जाएगा। तो जो करंट चल रहा है उसको साथ साथ रिवाइज़ करते रहो, उसको बैकलॉग मत बनने देना। जो पहले का बैकलॉग रह गया है उनको तुम छुट्टियों में कंप्लीट कर लो। और अगर तुम्हारे सारे बैकलॉग्स कंप्लीट है तो प्रीवियस टॉपिक्स को रिवाइज़ करो, और हो सके तो लेक्चर से पहले न्यू टॉपिक पढ़ के जाओ ताकि लेक्चर में वो टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। जनवरी 2026 तक तुम 11th कंप्लीट कर लेना अपने पूरी कंप्लीट सिलेबस, और फरवरी में स्टार्ट रिवाइजिंग द वीक टॉपिक्स ऑफ 11th। ऐसा होगा कि 11th में कुछ वीक टॉपिक्स रह जाएंगे जो उस टाइम तुम नहीं कर पाओ। जब तुम्हारा जनवरी में 11th का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तब तुम ये फरवरी में वीक टॉपिक्स रिवाइज़ करना। मार्च 2026 में तुम्हारी क्लास 12th शुरू होगी, तो क्लास 12th को सेम टेक्निक से
पढ़ना। जो मैंने टेक्निक बताई आई कैन से, क्योंकि वो मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद मैं उस स्ट्रेटजी पे आई थी जो मैंने तुम्हें स्ट्रेटजी बताई ऊपर। तो 90% केसेस में वो ज़रूर काम करेगी। तो जब तुम क्लास 12 शुरू करोगे, सेम वही लेक्चर अटेंड करना, नोट्स बनाना, नोट्स को पढ़ना, बुक से पढ़ना एंड MCQ सॉल्विंग एंड इवैल्यूएशन, वो सेम टेक्निक तुम 12th में अप्लाई करना, या जो तुमने स्टडी टेक्निक तुमने जो बेस्ट लगती है उस टेक्निक से 12th क्लास को भी वैसे ही पढ़ना। बैकलॉग्स वही सेम बैकलॉग्स जो तुम्हारे बैकलॉग 12th में बचेंगी वो हॉलीडेज़ पे करना, और साथ साथ कोशिश करना कि बैकलॉग ना बने, साथ साथ तुम सिलेबस और MCQs करते रहो, ठीक है। 12th में भी रेगुलर टेस्ट्स देने, 12th में भी कोई टेस्ट्स नहीं छोड़ने हैं। बस ये होना चाहिए कि 12th तक तुम्हारी स्ट्रेटजी पक्की हो जानी चाहिए कि तुम्हें इसी टेक्निक से पढ़ना है, इसी टेक्निक से तुम्हें अपने टेस्ट्स देने हैं। टीचर से अपने डाउट्स रेगुलर बेसिस पर पूछना, अगर कंसेप्चुअल डाउट्स है या फॉर्मूला बेस्ड डाउट्स हैं या MCQ बेस्ड डाउट्स है वो ज़रूर पूछना। डोंट हेजिटेट टू आस्क योर डाउट्स, क्योंकि अगर तुमने डाउट्स नहीं पूछे और कंसेप्ट में कहीं भी तुम्हें डाउट रह गया तो वो आगे जाकर तुम्हें बहुत परेशान करेगा। कोई भी टेस्ट मिस नहीं करना। और अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हें टॉपिक रिवाइज़ करना है पुराना, सो रिवाइज टॉपिक कैसे करोगे? NCERT को रीड करके और MCQ सॉल्व करके। एक बार तुम जब टॉपिक करके जब दोबारा रिवाइज़ करने बैठोगे ना तो NCERT समझ में आएगी एंड MCQ सॉल्व करके तुम अपनी रिवीजन को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। और दिसंबर 2026 तक तुम अपनी क्लास 12 का सिलेबस इसी मेथड से कंप्लीट कर लोगे, और उसके बाद देन हम आएंगे रिवीजन स्ट्रेटजी पर, जिसकी मैं वीडियो बाद में डालूंगी जब आपका 11th 12th कंप्लीट होने वाला होगा। और अभी 2026 के लिए भी मैं रिवीजन स्ट्रेटजी डालूंगी, सेम रिवीजन स्ट्रेटजी है, वो आप तब फॉलो करोगे जब आपका 12th का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड अबाउट हाउ टू गो ऑन and what is the complete roadmap for NEET 2027 based on my personal experience। मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंटेशन के बाद ये स्ट्रेटजी निकाली है एंड आई कैन गारंटी कि 95% ये काम ज़रूर करेगी। सो दिस वॉज फ्रॉम माई साइड। आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोज़ फर्दर एंड मेरा जो चैनल है उसमें मैं अपने कॉलेज के बारे में वीडियोज़ डालती हूँ, नीट से रिलेटेड कंटेंट डालती हूँ एंड MBBS से रिलेटेड भी कंटेंट डालती हूँ। सो इफ़ यू वांट मोर ऑफ दिस कंटेंट डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स हु हैव जस्ट स्टार्टेड देयर 11th एंड हु आर एस्पायरिंग फॉर नीट। थैंक यू।